So now we start with the question number 9. Why are potassium and cesium rather than lithium used in photoelectric cells? कि photoelectric cells में लिथियम को यूज़ क्यों नहीं करते बट पोटाशियम और सीजियम को यूज़ करते हैं? क्योंकि तीनों ही अल्कली मेटल्स हैं. ओके देखिए, फोटोइलेक्ट्रिक सेल हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, जहाँ पर एक फोटो सेंसिटिव मेटल होता है, ऐसा मेटल जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो. इस मेटल के सरफेस पे जब लाइट गिरती है तो फोटोन से एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बाहर निकल जाता है और सरफेस से इजेक्ट हो जाएगा. तो सरफेस से ये बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन. और इस प्रोसेस को, जिसमें लाइट के पड़ने से मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल जाएगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो नॉर्मल लाइट मतलब हाई एनर्जी लाइट की ज़रूरत नहीं है हमें. लो एनर्जी बीम में भी ये फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली हम प्रेफर करते हैं ऐसे मेटल जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो. तो आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हम ऑर्डर यहाँ पर चेक करें तो लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका साइज़ बहुत छोटा है. पोटाशियम और सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है. तो लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से they can easily lose electron when irradiated with a light beam, and this makes them a better choice for electrode of photoelectric cell. तो आप लिखेंगे कि लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से सीजियम और पोटेशियम को यूज़ किया जाता है क्योंकि उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ईजी है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. When an alkali metal dissolves in liquid ammonia, the solution can acquire different colors. एक्सप्लेन द रीज़न फॉर दिस टाइप ऑफ कलर चेंज. कि अल्कली मेटल को जब हम लिक्विड अमोनिया के सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करते हैं तो डिफरेंट कलर चेंजेस आते हैं. तो ये कलर चेंजेस क्यों आते हैं? ठीक है, तो पहले देखिए, हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. जब भी अल्कली मेटल को आप अमोनिया में डालते हैं होता क्या है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है. और अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल को डालेंगे तो डीप ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और साथ में कंडक्टिंग भी होता है क्योंकि कैटायन भी है, एनायन भी है, तो चार्ज कैरियर्स हमारे पास अवेलेबल हैं. तो मेटल प्लस एक्स प्लस वाई अमोनिया. अब एक्स अमोनिया मेटल को घेर लेंगे और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हो गया अमोनिएटेड कैटायन. वैसे वाई अमोनिया इलेक्ट्रॉन को घेर लेंगे, ये बन गया अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. और ये जो ब्लू कलर आता है ना, ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से है. ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है. तो जब भी आप इस पे लाइट पड़ती है, वाइट लाइट, उसका रेड वाला जो पार्ट है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, रेड पार्ट ऑफ विजिबल लाइट, और बाकी जो लाइट पास होके निकल जाएगी जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, उसमें रेड तो मिसिंग होगा. तो रेड के मिसिंग होने की वजह से जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है वो ब्लू दिखता है. तो सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिखता है. ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि दीज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब लाइट रेज इन द रेड रीजन ऑफ विजिबल लाइट. दैट इज वाई द सॉल्यूशन अपीयर्स ब्लू. अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन इसकी बढ़ाते जाएंगे, ये मेटल आयंस जो हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो नज़दीक आएंगे, तो इनके आपस में क्लस्टर्स बन जाते हैं. ठीक है, ग्रुप्स से बन जाते हैं मेटल आयंस के. और ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी क्लोज आके इलेक्ट्रॉन पेयर्स बना देंगे. अगर ये पेयर बना देंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचेगा. ठीक है, और इसकी वजह से, क्योंकि अब ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही ब्लू कलर दे रहा था, तो इनके जब पेयरिंग हो गई तो उसकी वजह से सॉल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाता है, वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है. और क्योंकि पेयरिंग हो गई है, अब ये सॉल्यूशन पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो जाता है. और थर्ड, अगर आप इस सॉल्यूशन को बहुत देर तक बिना डिस्टर्ब किए रहने दें, मतलब ऑन स्टैंडिंग इसको ऐसे ही रहने दें, तो कलर फेड्स, तो ब्लू कलर फेड अवे हो जाएगा. और फाइनली क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अमाइड्स बन चुके होंगे सॉल्यूशन में. ठीक है, तो ब्लू कलर फेड हो जाता है जब अमाइड्स बनते हैं. तो अमोनिएटेड मेटल प्लस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन फाइनली अमाइड प्लस H2 गैस बनाते हैं. ठीक है, तो दिस इज द चेंज इन कलर जब हम अल्कली को अमोनिया के सॉल्यूशन में डालते हैं.
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव कलर टू द फ्लेम वेर एज अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू सो, वाई? देखिए फ्लेम में कलर का रीज़न क्या है? ग्राउंड स्टेट में ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी ग्राउंड स्टेट में है। जब आप इसको फ्लेम पे हीट करते हो तो हीट से ये एनर्जी गेन करता है और जंप करके ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, हायर ऑर्बिटल्स में। अब क्योंकि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती हैं तो एक्साइटेड स्टेट से वापस तो आना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट से जब ये वापस आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, जितना इन दोनों ऑर्बिटल्स का एनर्जी गैप होगा। तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है, और ये लाइट विजिबल रीजन में अगर होगी तो आपको कलर दिखेगा, नहीं होगी तो कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये विजिबल में तभी होगी अगर ये एनर्जी गैप छोटा होगा, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का। अगर ये गैप बहुत बड़ा है तो एनर्जी जो गैप होगा वो बड़ा होने से क्या होगा, जो लाइट होगी वो हाई एनर्जी की होगी, और हाई एनर्जी विजिबल रीजन से बाहर होती हैं। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इनको एक्साइट करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट दीज इलेक्ट्रॉन्स इज़ वेरी हाई। तो अगर हम वो एनर्जी दे भी देते हैं तो जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो वेवलेंथ इतनी हाई एनर्जी की होगी कि वो विजिबल रीजन में नहीं आती, वो विजिबल रीजन से बाहर रहती है, इसलिए आपको कलर भी नहीं दिखता। ओके, तो ये आप डायग्राम साथ में ड्रॉ करके बता सकते हैं कि कैसे ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होता है, फिर डी एक्साइट होता है और उसकी वजह से कलर दिखते हैं। ओके, so that is all for this lecture. Next lecture we will start with question number 12.